नमस्ते बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 9 कृतिका किस तरह आखिरकार मैं हिंदी में आया, इस पाठ को मैं लाइन बाय लाइन पढ़ाऊंगी। और इससे पहले बच्चों मैं क्लास 9, क्लास 10 कृतिका, क्षितिज, स्पर्श, संचयन इसका मैं सारा वीडियो बना चुकी हूँ और हिंदी व्याकरण भी बहुत ही आसान रूप में मैं पढ़ाई हूँ। तो उन सब को देखने के लिए आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं या प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और बच्चों अभी मैं आप लोगों को किस तरह आखिरकार मैं हिंदी में आया इसे पढ़ाने जा रही हूँ। और आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो किस तरह आखिरकार मैं हिंदी में आया, इसके लेखक शमशेर बहादुर सिंह जी हैं। यह पाठ एक संस्मरण है। इनके लेखक शमशेर बहादुर सिंह है और इनका जन्म 1911 ईस्वी में देहरादून में हुआ। इस पाठ में उन्होंने बताया है कि उन्होंने हिंदी में लिखना कैसे शुरू किया और कौन कौन से लोग थे जो उनको हिंदी में लिखने के लिए प्रेरित किया। साथ ही उन्होंने इस हिंदी लेखन के क्षेत्र में जो जो कठिनाइयाँ आई उसे भी व्यक्त किया है और ये भी बताए हैं कि किस तरह उनका जीवन दुखों और अभावों में बीत रहा था। एक एक पल उन्हें आगे बढ़ना कठिन था। उस घड़ी में हरिवंश राय बच्चन जी और पंत निराला जी किस तरह उन्हें आगे बढ़ाए। बच्चन जी तो उनके जीवन के भवसागर में नैया का काम किए। अगर वे उस समय सहारा न दिए होते तो लेखक आगे कभी नहीं बढ़ पाते। ऐसे महान व्यक्ति इस संसार में बिरला ही कोई होते हैं। आज तो अधिकांश लोग केवल अपने और अपने परिवार के बारे में सोचते हैं, लेकिन ऐसे भी बहुत व्यक्ति हैं जिसके कारण देश चल रहा है। लेखक इस पाठ में इसी बात की ओर संकेत किए हैं। तो पाठ शुरू करते हैं। एक ऐसी बात, एक ऐसा जुमला मुझसे कह दिया गया था कि मैं जिस हालत में था उसी हालत में, और जो कुछ 5-7 रुपए मेरे पास थे उन्हीं को लेकर दिल्ली के लिए पहली ही बस जो मुझे मिलती थी चुपचाप उसी पर चढ़ा और चल दिया। तो यहाँ पर लेखक बता रहे हैं कि एक ऐसी बात, उनको कोई या तो सगे संबंधी या मित्र जो भी हो, उनको ऐसा कोई अपशब्द मतलब ऐसा कुछ कह दिया जो उनके हृदय तक ठेस पहुँच गई, चोट पहुँच गई, जिसके कारण वे क्या किए, जिस हालत में थे उसी हालत में वे सिर्फ 5-7 रुपए ही उनके पास थे और उसी पैसे को लेकर वे दिल्ली चले गए। मतलब दिल्ली के लिए पहली ही बस जो उनको मिली थी चुपचाप उसी पर चढ़ा और चल दिया। तो हो सकता है ऐसे भी वाक्य उनको कोई बोले होंगे कि मतलब कुछ काम नहीं करते हैं, समय बर्बाद करते हैं, या जो भी उनको कुछ ऐसा वाक्य कोई बोल दिया होगा जिसके वजह से उनको मतलब ठेस लगी। इस बात को इस पाठ में बताया गया है। अब आगे बता रहे हैं लेखक कि तय कर लिया कि हाँ, अब मुझे जो भी काम करना है करना शुरू कर देना चाहिए। अब लेखक अपने मन में इस बात पर निश्चय कर लिए कि उनको जो भी काम करना है शुरू कर ही देना चाहिए। दिल में दिमाग में यही समस्या हुआ था कि वह काम पेंटिंग है और उनको पेंटिंग से लगाव था। तो इसके लिए उनके दिमाग में यही बात आया कि वे पेंटिंग कर सकते हैं, इसी की शिक्षा अब मुझे लेनी है और फौरन। और उनको पेंटिंग में रुचि थी, इसलिए वे चाह रहे थे कि पेंटिंग में जो भी शिक्षा उनको प्राप्त करनी है और पेंटिंग के क्षेत्र में भी आगे बढ़ना है उनको। उकील आर्ट स्कूल का नाम भर मैंने सुन रखा था। तो एक उकील आर्ट स्कूल जिसके बारे में लेखक बता रहे हैं, तो इसके बारे में लेखक नाम सुने थे, तो दिल्ली में कहाँ है यह उनको पता न था। खैर, किस्सा मुख्तसर मतलब संक्षिप्त सार रूप की, मेरा इम्तिहान लेकर और मेरा शौक देखकर मुझे बिना फीस के भर्ती कर लिया। तो दिल्ली में उनको इस बात का पता नहीं था और जब पता चला तो उनको संक्षिप्त सार रूप में छोटी से एक इम्तिहान लिया गया, मतलब एक एग्ज़ाम टाइप का लिया गया और उनको बिना फीस का ही उसमें भर्ती कर लिया गया।
अब आगे बता रहे हैं लेखक कि मैंने 2-3 जगहों के बाद करोल बाग में लंबे सड़क एक कमरा लिया और रोजाना वहां से कनॉट प्लेस को सुबह ही क्लास में पहुंचने लगा। तो लेखक बता रहे हैं कि आगे वे क्या करते हैं, 2-3 जगहों के बाद करोल बाग में वे सड़क के किनारे एक कमरा ले लिए और रोजाना वहां से कनॉट प्लेस, मतलब वहां से ज़्यादा दूर नहीं है, फिर भी वे वहां से सुबह क्लास के लिए जाने लगे। आगे बता रहे हैं लेखक, आगे बता रहे हैं कि रास्ते में कभी कभी चलते चलते ड्राइंग भी बनाता और कभी कभी या साथ साथ कविताएं भी लिखता। तो रास्ते में जब वे जा रहे होते थे ड्राइंग सीखने, पेंटिंग सीखने, तो ये क्या करते थे, रास्ते चलते चलते ड्राइंग बना लिया करते थे और साथ साथ वे कुछ कुछ कविताएं भी लिखते थे। उनको इसमें भी थोड़ी थोड़ी रुचि थी। इसका जरा भी ख्याल या वहमो गुमान न था कि ये कविताएं कभी प्रकाशित होगी, और उनको ये ऐसे ही कविता लिखते थे। उनको ऐसा नहीं लग रहा था कि जो जिस तरह की कविता वे लिख रहे हैं वह प्रकाशित भी हो सकता है, ऐसा उनके दिमाग में ऐसा नहीं था। बस मन की मौज या तरंग या कोई टीस थी, या कोई भी ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनको दुख आती है जीवन में। जब दुख आती है तो क्या होता है, लोग कुछ न कुछ कविता लिखते हैं, कुछ न कुछ अपने टीस, अपने दुख को व्यक्त करने के लिए कविता लिखते हैं, कहानियाँ लिखते हैं। तो इसी तरह वे किया करते थे। चुनांजे मतलब इस प्रकार अंग्रेजी में जैसे भी कुछ और उर्दू में लिखता। तो वे अंग्रेजी में भी कुछ कुछ लिखते थे और उर्दू में गज़ल और शेर वगैरह जो होता है उसको भी लिखते थे। और हर चीज़ और हर चेहरे को बगौर देखता कि उसमें अपनी ड्राइंग के लिए क्या तत्व खोज सकता हूँ। और कोई भी चीज़ वे देखते थे और किसी भी चेहरा को देखते थे तो वे उसका ड्राइंग बनाने के लिए कोशिश करते रहते थे। आंखें थक जाती थी, बहुत थक जाती थी, मगर उस खोज का हर चीज़ और चेहरे और दृश्य या स्थिति और गति का अपने विशिष्ट आकर्षण कम ना होता था। तो इस तरह से बता रहे हैं कि उनके मन में एक लगन जगी हुई थी, हमेशा उस चीज़ को वे करना चाहते थे। हर चीज़ और चेहरे और दृश्य या स्थिति जो भी है उसके बारे में सोचते थे और अपना विशिष्ट आकर्षण कम ना होता था। मतलब इन सब चीज़ों में, ड्राइंग या छोटी छोटी कविताएं सब बनाने में उनका मन रमा रहता था। बस आँखों की ही मजबूरी थी। कभी कभी तेज बहादुर मेरे भाई कुछ पैसे भेज देते थे और उनके जो भाई थे तेज बहादुर, वे कभी कभी लेखक के लिए कुछ रुपए भेज भी देते थे, या साइन बोर्ड पेंट करके कुछ सहारा कर लेता था। और साइन बोर्ड पेंट करने के लिए वे सीखे हुए थे, तो जब साइन बोर्ड पेंट करते थे तो उनको कुछ कुछ पैसे मिल जाते थे, तो इसी से अपना वो खर्च निकालते थे। मेरे साथ एक पत्रकार महोदय भी आकर रहने लगे थे। महाराष्ट्री, बेकार थे, 30-40 के बीच में। तो बता रहे हैं कि उनके साथ एक पत्रकार भी जो कि महाराष्ट्र के थे, वो भी 30-40 के बीच में, वह इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के हॉस्टल का कभी कभी जिक्र किया करते थे। इलाहाबाद माय वीकनेस, और वे बताते थे कि इलाहाबाद जो है उनकी कमजोरी है। इन सब बातों को वे बताते थे। अंदर से मेरा हृदय बहुत उद्विग्न रहता था, मतलब अंदर से लेखक बहुत दुखी रहते थे। यद्यपि अपने को दृश्यों और चित्रों में खो देने की मुझ में शक्ति थी, मगर अंदर से दुखी था। तो यहाँ पर लेखक बता रहे हैं कि यद्यपि मतलब उनको अपने को दृश्यों और चित्रों में खो देने की मुझ में शक्ति थी, मगर अंदर से लेखक जो है दुखी रहते थे। इस बात को ही वे बता रहे हैं। क्यों दुखी थे? क्योंकि पत्नी का देहांत टीबी से हो चुका था। टीबी बीमारी जो होती है, इससे लेखक की पत्नी का देहांत हो गया था, तो इसके लिए भी वे दुखी रहते थे। दिल्ली की सड़कों पर अकेला, एकदम अकेला, मतलब दिल्ली में उनको कोई जान पहचान का नहीं था, अकेले थे और अकेले मतलब हर चीज़ को सोचते रहते थे। और जब कभी व्यक्ति अकेले होते हैं तो उस समय क्या होता है, उस समय अधिक चिंता, कोई ना कोई बात की चिंता सताती रहती है। तो इन सब बातों की उनको चिंता सता रही थी, क्योंकि पत्नी का भी देहांत हो गया था। तो इन सब बातों से वे काफ़ी दुखी थे।
और बस घूमता घूमता कविताएं घसीटता या स्केच और अपनी खोली में आकर अपना अकेलापन खोकर बोर होता। और क्या होता था, उनको तो कोई जान पहचान के उस समय थे नहीं, अकेले थे, तो इधर उधर घूमते थे। फिर कभी कभी कविताएं लिख लेते थे, कभी स्केचिंग कर लेते थे, किसी का चित्र बना लेते थे और फिर अपने खोली मतलब अपने घर में आकर क्या होते थे, अकेला आकर बैठ जाते थे। तो उनको थोड़ा बोर भी लगता था, मतलब वहाँ पर उनको अच्छा नहीं लगता था, दुखी रहते थे। आगे लेखक बता रहे हैं कि मेरे कवि मित्र और बीए के सहपाठी नरेंद्र शर्मा एमए कर चुके थे और दिल्ली में एक बार उनसे मुलाकात भी हुई थी। तो यहाँ पर अपने मित्र के बारे में लेखक बता रहे हैं कि बीए में उनके एक सहपाठी, मतलब जो उनके साथ पढ़ रहे थे, नरेंद्र शर्मा, जो कि नरेंद्र शर्मा एमए भी अभी कर चुके थे, वे क्या हुआ, दिल्ली में एक बार उनसे उनकी मुलाकात हुई थी। पता नहीं वह कांग्रेस की राजनीति में संलग्न थे या कोई पत्रकारी वसीला खोज रहे थे। तो यहाँ पर बता रहे हैं लेखक कि पता नहीं वे कांग्रेस पार्टी जो होती है उसके तहत राजनीति में से जुड़े थे, संलग्न मतलब जुड़े थे, या कोई पत्रकारी वसीला मतलब कोई सहारा खोज रहे थे। तो इन सब बातों का जिक्र कर रहे हैं कि पता नहीं। तभी एक बार बच्चन स्टूडियो में आए। कौन? हरिवंश राय बच्चन के बारे में बता रहे हैं कि उस समय हरिवंश राय बच्चन स्टूडियो में आए। क्लास खत्म हो चुकी थी, मैं जा चुका था। वह एक नोट छोड़ गए मेरे लिए। मुझे नहीं याद कि उसमें क्या लिखा था, मगर वह एक बहुत मकसर सा और अच्छा सा नोट था। और उस समय जो है लेखक अपने क्लास में थे और लेखक से उस समय भेंट नहीं हुई, और लेखक जो है उनके लिए एक नोट छोड़ गए थे। और उसमें क्या लिखा था, लेखक बता रहे हैं कि वह बहुत अच्छा सा नोट था। मैंने कहीं बहुत गहराई से अपने को कृतज्ञ महसूस किया, मतलब उनके प्रति आदर का भाव, उनके प्रति जो है प्रेम का भाव वे महसूस किए। इस बात को बता रहे हैं। आगे बता रहे हैं कि मेरी बहुत सी बुरी आदत है पत्रों का जवाब नहीं देना। चाहे सैकड़ों जवाबबाज पत्रों के मन ही मन लिख लिख कर हवा में सांस के साथ बिखराता रहूं कई दिनों तक। तो इनका एक जो बुरी आदत है इसके बारे में बता रहे हैं कि क्या था, आजकल तो मोबाइल का युग है, मोबाइल से ही लोग मिनटों में बात किसी से कर लेते हैं, लेकिन पहले के समय में मोबाइल नहीं था, पत्र से ही बात किया जाता था। और एक एक पत्र जो है 15 दिन, 1 सप्ताह, 20 दिन भी लग जाता था पहुंचने में। तो इस बात का यहाँ जिक्र कर रहे हैं कि मेरी बहुत बुरी आदत है कि कोई भी जो अगर उनको पत्र लिखते थे तो उनका वे जवाब नहीं देते थे, चाहे सैकड़ों जवाबबाज पत्रों के मन ही मन लिख लिख कर हवा में सांस के साथ बिखराता रहूं कई दिनों तक। तो मेरे इन मौन की उपलब्धि मेरी कृतज्ञता को व्यक्त करती हुई, तो इसमें बता रहे हैं कि मेरे इस मौन की उपलब्धि, यानी वे जो मौन रहते थे, तो बता रहे हैं कि मेरी कृतज्ञता को व्यक्त करती हुई एक कविता उभरी। मेरी कृतज्ञता मतलब मेरी जो सहानुभूति है उसको व्यक्त करती हुई एक कविता उभरी। अंग्रेजी में अफसोस, एक सोनेट कविता का छंद, वह भी अतुकांत मुक्त छंद में उफ। मगर उसको लिख लेने के बाद मैंने अपना जवाब उसको गोया, मानो भेज दिया। तो इस तरह से बता रहे हैं कि एक सोनेट वे लिखे होंगे और इसके बारे में बता रहे हैं। आगे बता रहे हैं कि कई महीने निकल गए और घटना चक्र से मैं देहरादून आ गया। अपनी ससुराल की केमिस्ट एवं ड्रगिस्ट की दुकान पर कंपाउंडरी सीखने लगा। और उसके बाद क्या किए हुए, काफ़ी दिनों के बाद की घटना वे बताते हैं कि मैं देहरादून आ गया, लेखक देहरादून आ गए और उनके जो ससुराल की केमिस्ट एवं ड्रगिस्ट की दुकान पर वे
कंपाउंड्री सीखने लगे मतलब दवाई वगैरह का नाम जो होता है, कौन सी बीमारी में कौन दवाई दिया जाता है, तो यह सब जो कंपाउंडर का काम होता है यह सब सीखने लगे। और अच्छी खासी महारत मुझे टेढ़े मेढ़े अजूबा इबारत में लिखे नुस्खों को पढ़ सकने की हो गई। और उनको क्या हुआ, धीरे धीरे अच्छी खासी उपलब्धि, महारत मतलब उपलब्धि उन्हें आ गई। और अजूबे इबारत मतलब वाक्य की बनावट में जो लिखे होते हैं टेढ़े मेढ़े लिखावट लिखे नुस्खों को पढ़ने की भी उनको समझ आ गई, क्योंकि कोई भी डॉक्टर किस तरह से टेढ़े मेढ़े ढंग से लिखते हैं तो इसकी भी एक पढ़ाई होती है, उसका भी एक वहाँ तरीका सिखाया जाता है। तो इन सब चीज़ों की जानकारी वहाँ पर उनको मिल गई। उसी वर्ष गुरुवर श्री शारदा चरण जी वकील ने देहरादून में ही पेंटिंग क्लास खोल ली थी, मेरे सौभाग्य से। तो यहाँ पर लेखक बता रहे हैं कि उसी वर्ष क्या हुआ था, गुरुवर श्री शारदा चरण जी वकील ने देहरादून में ही पेंटिंग क्लास खोल ली थी। तो लेखक बता रहे हैं कि मेरे सौभाग्य से मतलब मेरा सौभाग्य अच्छा था। लेखक कह रहे हैं यह मेरे देहरादून लौटने का बहाना था। वह बंद हो गई तो मैं अक्सर सोचता कि कविता और कला की दुनिया में जो एक अब तक मेरी एकांत दुनिया रही थी, किसी से उसे गरज नहीं और अब भी बहुत कुछ वैसी ही बात है। तो यहाँ पर लेखक बता रहे हैं कि वे अब इस बात को सोच रहे थे कि एकांत की दुनिया, अब वो बता रहे हैं कि मैं अक्सर सोचता था कि कविता और कला की दुनिया में जो अब तक मेरी एकांत दुनिया रही थी, यानी वे अकेला रहे थे, किसी से उसे गरज नहीं थी और अभी भी बहुत कुछ वैसी ही बात है, अभी भी वे अकेले हैं। अब मैं कहाँ रहूं, कहाँ हूँ, मेरी आंतरिक दिलचस्पियों से किसी को दिलचस्पी नहीं थी और मैं मुंह खोलकर कुछ कह नहीं सकता था किसी से। तो लेखक अपने दिल की बात बता रहे हैं कि मैं अकेले ही अकेले हर चीज़ को बर्दाश्त कर रहा था, हर चीज़ को सोच रहा था और किसी से मुंह खोलकर कुछ बोल भी नहीं पाता था अपने दिल की बातों को। अपने से बड़ों का, गुरुजनों का अदब लिहाज उनके सामने मुंह न खोलना शायद मेरी घुट्टी में पड़ा था। तो यह सब जो गुण उनके अंदर थे कि अपनों से बड़ों का सम्मान करना, गुरुजनों का अदब लिहाज मतलब जो गुरु होते हैं उनका अदब करना, उनके सामने मुंह न खोलना शायद मेरी घुट्टी में पड़ा था, यानी उनके संस्कार में यह सब था। अपनी बहुत सी आंतरिक एकांतिकता का मैं अभ्यासी हो गया था और अकेलेपन रहने का वे जो हैं अभ्यासी हो गए थे, क्योंकि वे अक्सर अकेला ही रहे थे। मगर अंदर से बहुत खिन्न और दुखी था और अंदर से जो है वे बहुत दुखी थे और परिस्थिति के साथ सामंजस्य बैठाने की कोशिश कर रहे थे। मतलब उनके साथ जो भी परिस्थिति आई थी वह उसके लिए वे परिस्थिति के साथ सामंजस्य बैठाने की कोशिश कर रहे थे। जो भी उनको तकलीफ जीवन में आई थी उन सब बातों को वे सोच रहे थे, चलो कोई बात नहीं, आगे जीवन में इसी तरह होता है, और आगे वे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। कर्तव्य जहाँ तक हो सकता था। ऐसे में ना जाने क्यों एक दिन यूँ ही वही सोनेट मैंने बच्चन को पोस्ट कर दिया और एक सोनेट वे लिखे थे, उस सोनेट को उन्होंने क्या किए, बच्चन जी को पोस्ट कर दिए। बच्चन गर्मियों की छुट्टी में सन 37 मतलब 1937 की बात है, देहरादून आए थे। ब्रजमोहन गुप्त के यहाँ ठहरे और इत्तेफाक मतलब संजोग देखिए कि यही ब्रजमोहन अब डॉक्टर हैं। ब्रजमोहन गुप्त मेरे भाई के मित्र और उनके पिताजी मेरे पिताजी के पड़ोसी और मित्र रह चुके थे। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि ब्रजमोहन गुप्त के यहाँ जो हैं बच्चन जी ठहरे थे और संजोग से देखिए कि यही अब जो डॉक्टर हैं ब्रजमोहन गुप्त, वे कौन है, लेखक के भाई के मित्र भी हैं और उनके पिताजी मतलब पिताजी मेरे पिताजी के पड़ोसी और मित्र रह चुके थे। देहरादून में ही ब्रजमोहन के साथ बच्चन डिस्पेंसरी में आकर मुझसे मिले और एक दिन मेहमान भी रहे। तो ब्रजमोहन के साथ क्या हुआ, एक बार हरिवंश राय बच्चन जी डिस्पेंसरी में आते हैं और लेखक से मिलते हैं और एक दिन वहाँ पर ठहरे भी थे, इसके बारे में बता रहे हैं।
वह बच्चन की शुरू की धूम का ज़माना था। मतलब यहाँ पर बता रहे हैं कि उस समय बच्चन जी के धूम का ज़माना था। उनका जो है कविता वगैरह काफ़ी चर्चा में था। उनका नाम चारों तरफ फैल चुका था। प्रबल झंझावात साथी देहरादून के उसी साल की यादगार है। किस जोड़ की आंधी आई थी। अब यहाँ पर लेखक एक आंधी का जिक्र कर रहे हैं कि बहुत जोड़ की एक आंधी आई थी। उफ, कितने बड़े बड़े पेड़ बिछे थे। सैकड़ों सड़कों पर टीन की छतें उड़ गई थी। और वह जो आंधी आई थी उसमें क्या हुआ था, बड़े बड़े पेड़ टूट गए थे। सड़कों पर टीन की छतें जो हैं छतें वगैरह उड़ गई थी। और बच्चन उसी आंधी बारिश में एक गिरते हुए पेड़ के नीचे आ जाने से बाल बाल बचे थे। और संजोग ऐसा था, ईश्वर की कृपा थी कि बच्चन जी पेड़ के पास गिरते गिरते पेड़ उनके ऊपर आंधी में गिर रहा था और वे बाल बाल बच गए थे। यह सब हम सबका सौभाग्य है। आज मैं स्पष्ट देख रहा हूँ कि जो तूफान उनके मन और मस्तिष्क की दुनिया में गुजर रहा था वह इससे भी कहीं प्रबल था। अब यह तो बाहरी रूप से तूफान था, एक तूफान उनके अंदर भी था बच्चन जी का। वह कौन सा तूफान था? पत्नी वियोग हाल में ही हुआ था, यानी उनकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी थी। इसके लिए भी उनके हृदय में मतलब अंदर उनके अंतरात्मा में एक तूफान सी मची हुई थी। चिंता काफ़ी चिंतित रहा करते थे। और कैसी पत्नी का वियोग जो इस मस्त नृत्य करते शिव की उमा थी। यानी उनकी पत्नी जो थी जैसे भगवान शिव के लिए उमा थी, उसी तरह उनकी पत्नी थी। आत्मा से अर्धांगिनी, मतलब वे आत्मिक प्रेम उनसे काफ़ी गहरा प्रेम किया करते थे। निम्न मध्य वर्ग के सन 30 के भावुक आदर्शों और उत्साहों और संघर्षों की युवा संगिनी। और 1930 के बारे में बता रहे हैं कि भावुक आदर्शों और उत्साहों और संघर्ष जो वे कर रहे थे तो वे युवा संगिनी थी। मतलब उनकी पत्नी जो थी एक दोस्त की तरह रहती थी। मैं कल्पना ही कर सकता हूँ कि वह कवि के लिए क्या कुछ न कर रही होगी। एक निश्चल कवि जिसके आर पार आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि उनकी पत्नी तो इतनी मतलब अच्छी थी, साथ ही जो है बच्चन जी का हृदय भी कितना था मतलब स्वच्छ थे, वे निश्चल थे और जिनके आर पार आप देख सकते हैं, यानी उनका साफ हृदय वाले हुए व्यक्ति थे। और बात का धनी थे और वाणी का धनी, मतलब जो किसी से वे बात करते थे तो दिल खोलकर बात किया करते थे। किसी को अगर सहारा देते थे तो दिल खोलकर उसका सहारा किया करते थे। इसके बारे में बता रहे हैं। हृदय मक्खन और संकल्प फौलाद की तरह था। उनका हृदय जो था मक्खन की तरह था और संकल्प फौलाद की तरह। वे जो दृढ़ संकल्प ले लिया करते थे तो उसी संकल्प पर अडिग रहा करते थे। ऐसे व्यक्ति की साथी। एक और बरखा की याद आ गई। अब आगे लेखक दूसरी बरखा के बारे में, बारिश के बारे में बता रहे हैं कि यह तो आंधी की बात बताए और एक बारिश की बात बता रहे हैं कि एक बार ऐसा हुआ था कि इस देहरादून किसी नहीं, मतलब देहरादून में जो बारिश होती है ऐसी बारिश नहीं, मगर भारी बरसात की झमाझम, मतलब काफ़ी भारी बारिश हो रही थी। बरखा इलाहाबाद की। गाड़ी का पहुंचना था, रात का वक्त था। मेजबान इसरार कर रहे थे, मतलब आतिथ्य के लिए करने वाला इसरार कर रहे थे, मतलब जिनके यहाँ बच्चन जी ठहरे हुए थे लेखक के यहाँ, तो वे लोग आग्रह कर रहे थे, भाई इस वक्त कूली न तांगा कैसे जाओगे, सुबह तक रुक जाओ। तो उनको रुक जाने के लिए सब आग्रह कर रहे थे, मगर नहीं, बच्चन ने बिस्तर कंधे पर रखा और स्टेशन के तरफ रवाना हो गया। लेकिन वे नहीं रुके और अपना बिस्तर कंधे पर रखे और स्टेशन के तरफ रवाना हो गए। जहाँ पहुँचना था वक्त पर पहुँचे। इलाहाबाद मुझे बच्चन ही खींचकर ला सकते थे। कोई इस संभावना की कल्पना भी नहीं कर सकता था। तो यहाँ पर लेखक बता रहे हैं कि इलाहाबाद लेखक को बच्चन ही खींचकर ला सकते थे और कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। मैं स्वयं नहीं, कि मतलब यहाँ पर बता रहे हैं कि मैं बच्चन जी इतना किए, मैं यह सब कल्पना भी पहले नहीं कर सकता था। और
उस पर मैं बच्चन को तब जानता भी कितना था, मतलब जानता उतना नहीं था, वराय नाम, मतलब नाम के लिए, दिखाने के लिए सिर्फ जानते थे, मगर उस परिचय के जितने भी क्षण थे सटीक थे वो मात्र क्षण ही। आजकल की तरह ही मैं बहुत कम कहीं आता जाता या किसी से मिलता जुलता था। तो इसके बारे में लेखक बता रहे हैं कि लेखक जो हैं कहीं भी बहुत कम जाते थे, किसी से कम मिलते जुलते थे, तो इस बात को यहाँ पर बता रहे हैं। तो बच्चों, आशा है यह पार्ट 1 है, क्योंकि यह लंबा पार्ट है इसलिए मैं 2 पार्ट में इसको बना रही हूँ। यह पार्ट 1 है और पार्ट 2 देखने के लिए आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, या प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और बच्चों, आप अच्छी तरह इसको तैयार कर लीजिएगा और समझ लीजिएगा एग्ज़ाम के लिए। और बच्चों, आप मेरे चैनल देवजी नागरी को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन बटन है उसे क्लिक कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा कि आपको यह पाठ कैसा लगा। नए पाठ के साथ फिर मैं मिलूँगी बच्चों। धन्यवाद।